नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी संघीय विशेषताएं क्या क्या है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या है, तो हमने इस टॉपिक को पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे भारत के संविधान की। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कई मामलों में हमारे भारत का संविधान एकात्मक विशेषताएं हैं, मतलब हमारे भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसे भी हैं जो एकात्मक हैं, तो आज हम इस वीडियो में इनके ऊपर ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं हमारे भारत के संविधान में जो संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। मतलब ना तो हमारे भारत देश का संविधान पूरी तरह से संघीय है और ना ही हमारे भारत देश का संविधान पूरी तरह से एकात्मक है। मतलब क्या है, दोनों के बीच का है। उसकी कुछ विशेषताएं संघीय भी हैं और कुछ विशेषताएं एकात्मक भी हैं। मतलब हमारे भारत देश का संविधान अर्ध संघीय है, यानी पूरी तरह से संघीय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, संविधान की एकात्मक विशेषताएं में हम लिख सकते हैं सशक्त केंद्र। देखिए हमारे भारत देश का जो संविधान है उसकी संघीय विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि जो शक्तियां हैं, जो शक्तियों का विभाजन है, या फिर हमारे भारत देश में दो तरह की सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन जो केंद्र है वो प्रमुख है। मतलब अगर देखिए तीन सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची जो हमारे भारत देश के संविधान की है, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों में विषय को बांटा गया है कि केंद्र सूची पे कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे जो कानून है वो राज्य बनाएगा। लेकिन केंद्र यहां पे ज्यादा है, यानी केंद्र की पावर ज्यादा है। मतलब क्या है कि अगर राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है उस पे भी केंद्र कानून बना सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब क्या है, आप यहां पे देखिए उसमें जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय है उन पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई विवाद है तो किसकी चलेगी? केंद्र के कानून की चलेगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो केंद्र है वो सशक्त है, मतलब राज्य से ऊपर है। मतलब राज्य को केंद्र की बात माननी पड़ेगी। फिर दूसरा, राज्य अनश्वर नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे भारत देश के जितने भी राज्य हैं वो अनश्वर नहीं है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार जब चाहे, जैसे अब कोई राज्य है, जैसे अभी अभी जो तेलंगाना आप जानते हैं, तेलंगाना नया राज्य बना है, तो इसी तरह से हरियाणा राज्य पंजाब राज्य में से बना था। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें व्यवस्था है कि राज्य अनश्वर नहीं है। मतलब केंद्र सरकार जब चाहे तो जो राज्य है उनकी सीमा को चेंज कर सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है। उसमें राज्य की परमिशन या राज्य की अनुमति होना आवश्यक नहीं है। राज्य से पूछा जरूर जाता है, लेकिन अगर राज्य ना भी कर दे तो भी केंद्र को पावर है कि आप उसकी सीमा चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं राज्य अनश्वर नहीं। फिर है एकल संविधान। जनरली क्या होता है कि जो संघीय विशेषताएं होती हैं उनमें राज्यों का अपना संविधान भी होता है और केंद्र का भी अपना संविधान होता है, लेकिन हमारे भारत देश में सिर्फ एक संविधान है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत देश में एक संविधान है। हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं वो कानून के सामने सभी के सभी समान हैं। लेकिन अब तक हमारे भारत देश में यहां पे एक अपवाद था। मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन 2019 में वो सब बातें समाप्त हो गई। अब हमारे भारत देश के जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब पे एक ही संविधान लागू है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एकल संविधान की। मैंने आपको बताया कि जैसे अमेरिका है उसमें जो राज्य है उनको भी बहुत पावर है, उनका अपना संविधान भी है, लेकिन हमारे भारत देश में सिर्फ एक ही संविधान है, वो ही राज्यों पर लागू है, वो ही केंद्र पर लागू है। फिर संविधान का लचीलापन। अब देखिए पिछले में हमने पढ़ा था कि जो संविधान की संघीय विशेषताएं हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो संशोधन है वो कठोर है, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि संविधान का लचीलापन। तो मतलब हमारे भारत देश में जो संशोधन है संविधान में वो हो सकता है, उसमें लचीलापन है। तो इस पॉइंट को हम यहां पे किस तरह से बता सकते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें राज्यों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन करना है और राज्यों की परमिशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, वहां पे केंद्र संशोधन करती है। और जनरली तो मेन बात यह है कि हमारे भारत देश में जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है, राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो वहां पे ना राज्यों की परमिशन की आवश्यकता है। मान लीजिए लचीलापन से क्या तात्पर्य है आपका कि किसी राज्य का नाम चेंज करना है या उसकी सीमा चेंज करनी है, तो वो जो संशोधन होगा उसमें राज्यों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो संसद है वो साधारण बहुमत से, इवन यहाँ पे साधारण बहुमत, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, साधारण बहुमत से उसको चेंज कर सकती है। फिर राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। देखिए क्या है कि हमारे भारत देश में जो संसद का सदन है राज्यसभा, उसमें जो सीटें हैं वो
वो यानी सभी राज्यों को बराबर नहीं है। ये बात है, मैं यहाँ पे इसको किस तरह से बोल रहा हूँ इन टॉपिक्स को, कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं में हम इनको लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन हम इनमें लिख सकते हैं कि संविधान की एकात्मक विशेषताओं में हम इस पॉइंट को किस तरह से लिखेंगे कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, कि हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं उन सभी को बराबर सीटें नहीं है राज्यसभा में, किसी को 5 है, किसी को 2 सीटें हैं, किसी को 1 है और किसी को ज़्यादा सीटें भी हैं। लेकिन जैसे अमेरिका है, उसमें क्या है, उसमें जितने राज्य हैं तो उन सभी को बराबर बराबर सीटें दी गई हैं। अमेरिका में जैसे जितने राज्य हैं, चाहे राज्य बड़ा है चाहे छोटा है, उन सभी का प्रतिनिधित्व समान है, मतलब सभी के मेंबर हैं जो समान है राज्यसभा में। तो उससे क्या होता है, उसमें जो छोटे राज्य होते हैं उनको एक तरह से हम बोल सकते हैं सुरक्षा कवच प्रदान होता है। अब मान लीजिए एक छोटा राज्य है और एक बड़ा राज्य है, अगर दोनों के जो प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में समान जाएंगे तो ये जो छोटा राज्य है इसको एक तरह से यहाँ पे सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपातकालीन उपबंध, तो आपातकाल हमारे भारत देश में जो लगता है उसके लिए जो आर्टिकल हैं 352, 356, 360, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस समय क्या होता है कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पे जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र के पास भी होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे शक्तियाँ डिवाइड हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो जो राज्य के विषय हैं उन पे भी केंद्र कानून बनाएगा। मतलब एक तरह से एकात्मक की तरह हो जाएगा, एक तरह से एकात्मक सरकार हो जाएगी। मतलब केंद्र की हर जगह चलेगी, राज्य का कोई भी विषय है उस पर केंद्र अपना कानून बना सकता है। तो आपातकालीन उपबंध में क्या होता है कि हमारे भारत देश का संविधान व्यवस्था करता है कि जो संघीय विशेषताएं हैं वो एकदम से एकात्मक की तरह काम करेगी। ये एक व्यवस्था है हमारे भारत देश के संविधान में कि जब भी आपातकाल लगेगा तो क्या होगा कि केंद्र ही राज्य के मामलों पे कानून बना सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं ये इसकी एक एकात्मक विशेषता है। फिर है एकल नागरिकता। अच्छी बात है, हमारे भारत देश में एक ही नागरिकता है, चाहे आप यूपी के नागरिक हैं, चाहे आप हरियाणा के नागरिक हैं, चाहे आप पंजाब के नागरिक हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आप कहीं के भी नागरिक हैं, हमारे भारत देश के किसी भी राज्य के नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता प्रदान है। आपको किसी राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप किसी राज्य के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन क्या होता है, कई जो संघीय सरकारें हैं, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, तो उनके जो नागरिक हैं उनको राज्य की भी नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन हमारे भारत देश में सिर्फ एकल नागरिकता है। फिर है एकीकृत न्यायपालिका। हमारे भारत देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और वो एकीकृत है। मतलब सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे के कोर्ट, मतलब वो एकीकृत है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, तो उनमें जो केंद्र लेवल के जो केंद्र स्तर के कानून है उनको जो ऊपर का कोर्ट होता है, मतलब जैसे उन देशों में, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, उन देशों में जो ऊपर का कोर्ट है वो उनको लागू कराएगा और जो राज्य के कानून है उनको राज्य का जो कोर्ट होगा वो लागू कराएगा। लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखिए इनको हम पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं में क्या क्या आ जाता है, IAS आ गया, IPS आ गया, इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और अब देखिए जो सेवाएं होती हैं, केंद्र सरकार की भी जॉब्स होती हैं और राज्य सरकार की भी जॉब होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं को हम भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के तौर पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो अखिल भारतीय सेवा में जो यानी जिनकी जॉब लगती है, जो नौकरी करते हैं, इसमें उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है। वो केंद्र के अधीन काम करते हैं लेकिन वो राज्य में भी काम करते हैं। तो इस हिसाब से हम इनको एकात्मक विशेषताओं में डिफाइन कर सकते हैं। फिर एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, कि भारत का जो संविधान है उसने व्यवस्था की है कि जो लेखा की जांच करेगा, मतलब कौन, यहाँ पे किन की बात की जा रही है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग। तो जो कैग है वो केंद्र का जो लेखा है उसकी भी जांच करेगा और जो राज्य का लेखा है उसकी भी जांच करेगा। लेकिन वो ठीक बात है, वो केंद्र की भी जांच कर रहा है, राज्य की भी जांच कर रहा है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि जो कैग होता है जब उसको नियुक्त किया जाता है या जब उसको हटाया जाता है तो राज्य से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वो राज्य के जो लेखा है उसकी भी जांच कर रहा है। तो जब उसको हटाया जाएगा राष्ट्रपति जी ही उसको हटाएंगे या फिर उनको कौन हटाए, और नियुक्त भी उनको राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन वहां पर राज्यों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो राज्यों के लेखा की भी जांच करता है। फिर राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, तो इसमें ना
5 मामले होते हैं कि जो, जैसे हमने बताया था कि हमारे भारत देश का जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। यानी जो राज्य सूची में जो मामले हैं उन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास है, लेकिन 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें राज्य सूची के जो मामले हैं उन पे भी कानून केंद्र बना सकता है। वो 5 कौन कौन सी कंडीशन है उनमें से मैं आपको बता देता हूं। अगर आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो राज्य में, राष्ट्रपति शासन हो गया, आपातकाल हो गया। एक और व्यवस्था है, वो क्या है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या फिर समझौता हो, जैसे अब हमारे भारत देश के जो केंद्र सरकार है उसने किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया है, तो उस समझौते को मानने के लिए, लागू करने के लिए अगर राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाना है तो केंद्र सरकार कर सकती है। और क्या है, अगर राज्य खुद कहें, 2 या 2 से अधिक राज्य कहें कि आप हमारे इस विषय पे कानून बनाइए, तो भी केंद्र वहां पे कानून बना सकता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि अगर राज्यसभा कहे, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ये जो राज्य सूची में विषय है, जो राज्य सूची में विषय है उस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, तो भी केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल किसी भी राज्य में क्या काम करता है, जैसे जो राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति केंद्र लेवल पे काम करते हैं, केंद्र के स्तर पे काम करते हैं, वही राज्यपाल राज्य के स्तर पे काम करते हैं। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और काम कर रहे हैं वो राज्य लेवल पे। तो हम बोल सकते हैं ये एकात्मक व्यवस्था में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल है वो एक तरह से केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करता है। फिर है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य के विधेयकों पर वीटो। मान लीजिए अब कोई भी विधेयक है वो कानून कैसे बनता है? केंद्र स्तर पे क्या होता है, राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास होता है, और फिर राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। सेम टू सेम अगर राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, उन दोनों से पास होके राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन क्या होता है, राज्यपाल को यहाँ पे वीटो का अधिकार है, सेम जैसे राष्ट्रपति जी को वीटो का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए राज्यपाल के पास कोई विधेयक गया तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उसको हाँ बोल देते हैं। हाँ बोल देंगे तो वो कानून बन जाएगा, ना बोल देंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। एक वो यहाँ पे उनको एक और काम है कि जैसे राष्ट्रपति जी के पास पावर है, वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं विधानसभा को वापस लौटा देते हैं, विधानमंडल को वापस लौटा देते हैं कि आप इसको एक बार और देखिए, इसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या। तो और उसके अलावा एक और मामला है, वो उस विधेयक को बोल देंगे कि मैं इनको राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। तो जब राष्ट्रपति जी के पास वो विधेयक चला जाता है तो वहां पे ये डिफाइन नहीं किया गया है। मान लीजिए राज्यपाल ने अगर एक बार उसको संशोधन के लिए दोबारा भेज दिया राज्यपाल ने, तो अगर दोबारा फिर विधानसभा ने या अगर किसी में दोनों सदन है उन्होंने पास करके भेज दिया तो राज्यपाल को वहां पे हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन अगर उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित रख दिया और राष्ट्रपति जी ने दोबारा फिर उसको वापस विधानमंडल में भेजा, तो विधानमंडल ने अगर उसको सेम टू सेम ऐसे ही पास करके दोबारा फिर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, तो ये डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या राष्ट्रपति जी उस पर दोबारा, वहां पे कंपलसरी नहीं है राष्ट्रपति जी के लिए कि वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, हो सकता है वो उसको अपने पास रख लें। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य के विधेयकों पर वीटो हो सकता है, वीटो कर सकते हैं राज्यपाल जी और उसको राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित रख दें, और वो फिर कानून ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे समय नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति जी को उस पर कितने दिन में हस्ताक्षर करने होंगे, वो करेंगे ना करेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आप किन आधार पर बोल सकते हैं, आप किस आधार पर बोल सकते हैं कि भारत का संविधान पूर्णतः संघीय नहीं है या भारत के संविधान की एकात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके इस क्वेश्चन को अपने लिख सकते हैं और आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।